जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोगों को कार्बनिक यौगिक के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक कैसे बनता है और सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक को किस वैज्ञानिक ने बनाया था और कैसे करके बनाया था, उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए सीखते हैं हम कार्बनिक यौगिक का परिचय। सबसे पहले जानेंगे हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का परिचय। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेमरी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेमरी। कि लेमरी नामक वैज्ञानिक ने 1675 ईस्वी में, लेमरी नामक वैज्ञानिक ने 1675 है ना, 1675 ईस्वी में लेमरी नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों की 3 श्रेणियां बनाई। प्रकृति में जितने पदार्थ थे उनको लेमरी नामक वैज्ञानिक ने कितने श्रेणी में बांट दिया? 3 श्रेणियों में। तो नेचुरल सबस्टांस, नेचुरल सबस्टांस, इनको लेमरी ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों। पहला था एनिमल्स, दूसरा था वेजिटेबल्स है ना, और तीसरा था मिनरल्स है ना। इसको हिंदी में कहते हैं जंतु। वेजिटेबल का मतलब हो गया पादप और ये हो गया हमारा खनिज। तो 1675 ईस्वी में लेमरी नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों की 3 श्रेणियां बनाई, जिनमें था एनिमल्स, वेजिटेबल्स और मिनरल्स। आगे चलकर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर, कौन सा वैज्ञानिक? लेबोजियर, LABOISIER है ना। आगे चलकर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर ने इन प्रकृति प्रदत्त पदार्थों में से पादप और जंतु, एक पादप और दूसरा जंतु में कार्बन की अल्प मात्रा को पाया। मतलब उनका कहना था कि पादप में भी कार्बन होते हैं और जंतु में भी कार्बन होते हैं है ना। तो लेबोजियर के अनुसार, तो लेबोजियर क्या कहे कि पादपों और जंतुओं में कार्बन की अल्प मात्रा को पाया तथा ऐसे कई कार्बनिक यौगिक भी पाए जो दोनों में समान रूप से उपलब्ध थे। कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसा था जो इसमें भी मौजूद था, कुछ कार्बनिक ऐसा था जो इसमें भी मौजूद था है ना। तो पादपों और जंतुओं में कार्बन की अल्प मात्रा को पाए तथा ऐसे कई कार्बनिक यौगिक भी पाए जो दोनों में समान रूप से उपलब्ध थे। अतः लेबोजियर ने इन प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को 2 श्रेणियों में विभक्त कर दिया। कितने श्रेणी में? 2 श्रेणी में है ना, जिनका नाम दिया गया लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो लेबोजियर क्या किए कि ये जो लेमरी जो 3 भागों में बांटे थे, लेबोजियर ने कितने भागों में बांट दिया? दूसरा, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जैव एवं अजैव पदार्थ है ना। आगे चलकर जे बर्जीलियस, इसके बाद क्या हुआ कि जे बर्जीलियस है ना। आगे चलकर जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने लिविंग थिंग्स में पाए, जो लिविंग थिंग्स जैव पदार्थ में जो कार्बनिक यौगिक पाया जाता था, तो आगे चलकर जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों के बारे में 1815 में एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया जीवन शक्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? जीवन शक्ति का सिद्धांत है ना। कब दिए ये थ्योरी? 1815 में। तो जे बर्जीलियस के अनुसार लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक के बारे में 1815 में एक सिद्धांत दिए जिनका नाम दिया गया जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बर्जीलियस 2 नियम बनाए। पहला नियम था कि लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। बर्जीलियस का कहना था कि कभी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका निर्माण प्राकृतिक शक्ति से हुआ है। ऐसा बर्जीलियस का कहना था कि लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका निर्माण प्राकृतिक शक्ति से हुआ है। और
दूसरा नियम था कि इनमें रासायनिक संयोग का नियम का पालन नहीं किया जाता है। दो नियम बने, पहला कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, और दूसरा नियम था कि इनमें रासायनिक संयोग के नियम का पालन नहीं किया जाता है। तो बर्जिलियस तो बता दिए कि कभी भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनेगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वोलर। क्या नाम था? वोलर। उनका नाम था वोलर। तो वोलर ने क्या किए कि उन्होंने पहला नियम था कि कार्बनिक यौगिक को कभी भी प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन वोलर क्या किया कि सर्वप्रथम अमोनियम सल्फेट, तो ये लिए NH4 का 2 टाइम्स SO4 प्लस अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट KCNO, इन दोनों को मिलाकर के अभिक्रिया कराती। इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप बन गया अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट। बैलेंस के लिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं, है ना, यहाँ 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। अमोनियम 2 साइनेट 2 पोटेशियम 2, ठीक है, सल्फेट 1। तो वोलर ने क्या किया कि सर्वप्रथम अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिलाकर के अभिक्रिया कराया, और पुनः उन्होंने क्या किए कि अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिए, है ना। तो अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया गया CONH2, पुनः मतलब सबसे पहले वोलर क्या किए कि वे लिए अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट को मिलाकर के प्रयोगशाला में अभिक्रिया करवाए, तो बन गया अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। और पुनः अमोनियम साइनेट को गर्म करने के उपरांत एक ऐसे यौगिक का निर्माण हुआ जिसमें कार्बन मौजूद था, है ना। इस प्रकार वोलर सबसे पहला व्यक्ति था जिसने प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का संश्लेषण 1828 ईस्वी में किए हैं, है ना। कब किए? 1828 ईस्वी में। जब बता दिए बर्जिलियस की कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बन सकता है, लेकिन वोलर क्या कर दिया 1828 ईस्वी में यूरिया को बना दिया। तो इस प्रकार बर्जिलियस का नियम फॉलो नहीं हुआ, बर्जिलियस का नियम क्या हो गया? गलत हो गई, है ना। इस प्रकार बर्जिलियस के नियम को गलत हो जाने के बाद कोल्बे, एक वैज्ञानिक आए, कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1844 में एस्टिक एसिड बना दिए, CH3COOH, है ना। जब वोलर ने 1828 में यूरिया बना दिए, तो कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1844 में एस्टिक एसिड बना दिए। और इसके जस्ट बाद क्या हुआ कि 1856 में बर्थेलॉट नामक वैज्ञानिक ने 1856 में मीथेन का संश्लेषण आसानी से कर दिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कि सर्वप्रथम कौन से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? तो यूरिया का निर्माण हुआ। किसने बनाए? वोलर बनाए थे। कब बनाए थे? 1828 ईस्वी में। इसके बाद क्या बने? तो एस्टिक एसिड कब बना? 1844 में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बनाया था? तो कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने, है ना। तो मीथेन बर्थेलॉट 1856 में। तो इस प्रकार देखें तो आपका बर्जिलियस के नियम को गलत हो जाने के बाद कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1844 में एस्टिक एसिड, तो बर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने 1856 में मीथेन का संश्लेषण आसानी से किया। समझ रहे हैं यहाँ तक, है ना। तो अब देखिए प्रयोगशाला में जो है, एक तो हमको कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में से बन रहा था, और दूसरा हमको प्राकृतिक से प्राप्त हो रहा है। जैसे बहुत सेब खाते हैं, फल लेते हैं, तो उसमें आपको मैलिक एसिड है, दही खाते दही में लैक्टिक एसिड है। तो इस तरीके से देखते हैं तो प्रयोगशाला में भी हमको कार्बनिक यौगिक बन रहा है, और हम एक प्राकृतिक रूप से भी कार्बनिक यौगिक को प्राप्त कर रहे हैं। तो कार्बनिक यौगिकों को 2 स्रोतों से तैयार किया जाने लगा, जिसके कारण इनकी संख्या में काफी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब इन्हें रसायन विज्ञान के अलग अलग शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाने लगा, जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। लेकिन इसका परिभाषा कैसे हो सकता है? तो परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन तथा इनसे बने व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन जैसे तत्व भी उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की उपस्थिति तो अनिवार्य है ही, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी देखें तो उसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है, कभी कभी देखें नाइट्रोजन आ जाता है ना। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन तथा उनसे बने व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे तत्व भी उपस्थित होते हैं, है ना। तो इस तरह से समझ गए कि बर्जिलियस बोले नहीं बनेगा, वोलर बना दिए, है ना। फिर कोल्बे बनाए, बर्थेलॉट बनाए, तो बर्जिलियस का नियम क्या हो गया? फॉलो नहीं हुआ, गलत हो गई। अब बहुत आज जो है कार्बनिक यौगिकों की संख्या करोड़ों में है, करोड़ों से भी ऊपर है। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा चुका है,
तो अब इन्हें जो है रसायन विज्ञान के अलग अलग शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जिन्हें कार्बनिक रसायन कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।